तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, एक तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण, जिसे जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि, जिसे क्या कहते हैं, साउंड। तो दोनों टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो प्रश्न है इन्हें हम इसके बाद देखेंगे। पहला जो है, थोड़ा बेसिक चीज़ें जो है इनके बारे में जान लेते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, जो ये बल है ना, ये किसके, ये जो आपके द्रव्यमान है m1 m2, ठीक है, जो द्रव्यमान है उसके समानुपाती होता है, और जो उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ये कहता है आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इसकी आप नोट कर लेना। जैसे आप ये जो है अनुक्रमानुपाती वाला जो है, जैसे आप इसे हटा लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर F बराबर जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा G, है ना। जैसे इसको हटाओगे तो G आएगा, तो m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है। तो जो G है यहाँ पे दोस्तों, ये क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसे आपको नोट कर लेना, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसका मान कितना रहता है, इस G का मान रहता है दोस्तों, जो G है आपका, इसका मान रहता है, पूछा जाता है डायरेक्ट भी और न्यूमेरिकल भी जो है, तो 6.67 गुणा 10⁻11। और जो यूनिट रहती है दोस्तों, ये रहती है आपकी न्यूटन मीटर का स्क्वायर और बटे में किलोग्राम का स्क्वायर, है ना। इसे क्या कहेंगे, जैसे इसे कहते हैं न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम। ये रहता है इसका क्या, ये इसकी वैल्यू रहती है ग्रेविटेशनल जी की। तो ये भी आपको नोट करनी है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका पूछा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को हम दोस्तों जो है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, इसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है जो आपका गुरुत्वीय स्थिरांक रहता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो आपका द्रव्यमान रहता है, द्रव्यमान को हम एम, है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी के बीच की ई का मतलब है दोस्तों आपका अर्थ। ठीक है। यहाँ पर ई का मतलब क्या है, अर्थ है, और पृथ्वी के त्रिज्या। ठीक है। आर क्या है, त्रिज्या है। एम क्या है आपका द्रव्यमान, मास है, किसका, अर्थ का। ठीक है। ई का मतलब अर्थ है, यहाँ पर आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या। ठीक है। तो त्रिज्या किसकी, आपकी अर्थ की। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ये इक्वेशन है, यहाँ से आपके जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। अब देखो दोस्तों, जी का मान जो है, जी का मान, ये जो स्मॉल जी का मान है, इसका मान होता है दोस्तों आपका 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। ये होता है जी का मान, स्मॉल जी का मान। कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि जो जी का मान है, जो स्मॉल जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, कभी कभी जो है आपके स्टेटमेंट में जो है प्रश्न आते हैं। तो जैसे जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर को जाते हैं, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर को जाते हैं, तो जी का मान आपका घटता है। ठीक है। ये आपको नोट करना है। और पृथ्वी के, और दोस्तों पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर जो है जी का मान घटता है। ठीक है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है, और पृथ्वी के सतह के अंदर जाने पर भी जी का मान क्या है, घटता है। और पृथ्वी के केंद्र पर जो सेंटर में है, सेंटर में जो जी का मान है आपका, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान है, वो कैसा रहता है, जीरो। केंद्र पर जीरो रहता है, और ध्रुवों पर जो है दोस्तों जी का मान बढ़ता है। ठीक है। तो ध्रुवों पर जो है दोस्तों अधिकतम होता है। ये ध्रुव है ना साइड में, इन पर जो है जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। और जो आपकी भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा आपकी, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा में कितना होता है दोस्तों, कम। भूमध्य रेखा में कम होता है, और ध्रुवों पर आपका जी का मान अधिक होता है। और जो अगर ध्रुव पृथ्वी से अगर ऊपर को जाएंगे, आकाश की स्थिति में, आकाश की तरफ, तो जी का मान कम होता है। और पृथ्वी के अंदर जाएंगे, केंद्र में बिल्कुल अंदर जाएंगे, तब भी जी का मान घटता है। और पृथ्वी के सेंटर में जी का मान जो है जीरो रहता है, और भूमध्य रेखा पर जी का मान कम रहता है, और ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक रहता है। ठीक है। ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से सुननी है, और यही जो है दोस्तों आपके स्टेटमेंट में भी पूछे जाते हैं। अब आपसे अगला जो पूछा जाता है इसमें, वो पूछा जाता है जो जी तथा जी में क्या संबंध है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है ना। एक आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और दूसरा आपका क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ठीक है। एक गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, और एक तो आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है। इन दोनों में क्या संबंध है, तो इन दोनों में संबंध क्या है, जो जी होता है दोस्तों आपका, वो किस बोरो होता है, जी एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है।
ये जी होता है आपका, इन दोनों में यही संबंध होता है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। तो बाकी बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आगे आपसे छोटे छोटे प्रश्न अगर पूछे जा सकते हैं तो वो पूछा जा सकता है इससे दोस्तों कि 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है, भार 1 किलोग्राम वेट बराबर कितना होता है, ये होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 kg जो वेट है आपका वो बराबर कितना होता है, 9.8 न्यूटन। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है दोस्तों जो वेट बराबर क्या होता है, मास और जी, जी आपका क्या है, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये होता है भार बराबर द्रव्यमान और ये क्या आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो ये भी आपको एक फॉर्मूला है, यहाँ से भी जो है आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जो है हमने जो है बहुत चीज़ें जो है कवर कर ली है। अब हम जो है अपने प्रश्न की ओर जाते हैं, जिससे जो है आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी ज़्यादा सहायता मिले। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है। तो वैलिड है गुरुत्वाकर्षण नियम किसके लिए, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी है ना। जितने भी सभी पिंड है, मतलब जिनका द्रव्यमान है, उन सभी के लिए जो है गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल तो क्या होगा। जैसे दो आपके मास है, ठीक है, ये आपका मास है और ये आपका मास है। अगर हम इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस अगर इनको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो आपको बताना है जो गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो एफ है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा यदि दो मास के डिस्टेंस को हम बढ़ा दें। तो आपको बता दें, दो मास के डिस्टेंस को मतलब हम 2 गुना कर दें। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी है ना। कितना हो जाएगा, सीधा चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जो फोर्स है आपका कितना हो जाएगा, 1/4 कम हो जाएगा। ठीक है, अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है। अभी हमने चर्चा की थी, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है आपका, इसको आपको बताना है कि मात्रक क्या है। तो क्या है इसका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। अगला प्रश्न दोस्तों, एम व एम द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं, एम और एम पिंडों द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय बल का अनुपात होगा, है ना। ये आपके पास क्या दे रखा है, मास दे रखा है M1 और M2 है ना, और दोनों के बीच में क्या है, आर डिस्टेंस पर दो है, दोनों रखे हैं। तब पूछा है कि M और M है, दोनों द्वारा लगाए गए जो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है, F बराबर आपको बताना है। तो ये कितना होगा दोस्तों, अभी हमने चर्चा की थी, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, 1:1 होगा। कितना होगा, 1:1 जो है 1 होगा। दोनों में जो फोर्स लगेगा कितने का लगेगा, आपका 1:1। अगला है, जी का मान निर्भर करता है। तो जी का मान किस पर निर्भर करता है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये करता है दोस्तों आपका इनमें से किसी पर भी नहीं। ठीक है, इनमें से किसी पर भी जो है जी का मान निर्भर नहीं करता है ना। जी का मान जो पिंडों के द्रव्यमान पर भी और दोनों के मध्य दूरी पर भी डिपेंड करता है। तो जी का मान दोस्तों नहीं करता, वो स्मॉल जी का मान करता है। ठीक है, तो जी क्या आपका, जी आपका कांस्टेंट है जो सभी के लिए सेम रहता है। ठीक है, जी आपका कांस्टेंट है, सभी के लिए सेम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि पृथ्वी की सतह पर जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर किलोग्राम है, तो बृहस्पति पर जी का मान क्या होगा। तो बृहस्पति पर जी का मान भी क्या होगा दोस्तों आपका, आप सभी को पता है जी का मान जो है सभी के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट है, इसलिए इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका मान जो है बृहस्पति पर सेम रहेगा, है ना, वही रहेगा जो आपका पृथ्वी पर रहेगा। ठीक है, जो आपका अर्थ में रहेगा वही जो है बृहस्पति ग्रह पर भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान GE तथा चंद्रमा की सतह पर सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक GM है, तो क्या होगा, GE बराबर GM होगा। क्योंकि देखो जो गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है आपका, जी क्या है आपका, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो पृथ्वी के लिए रहेगा वो सभी पिंडों के लिए रहेगा, इसका मान कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अभी हमने इससे पहले इसके बारे में चर्चा की थी। अगला है, यदि पृथ्वी चंद्रमा को 10⁻20 न्यूटन बल से आकर्षित करती है, तो चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करेगा तो सेम ही बल लगेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर चंद्रमा को मैं कैसे करूँ, जैसे पृथ्वी चंद्रमा को 20 न्यूटन से बल से आकर्षित करेगी, तो चंद्रमा भी पृथ्वी पर इतना ही बल लगाएगी। ठीक है, तो दोनों का बल सेम रहेगा। आप
ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है दोस्तों, केपलर का नियम आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। अभी हमने देखी थी उसकी इक्वेशन क्या थी कि T3/R3 R3/T2 क्या था, तो क्या थी जो है दोस्तों केपलर की जो इक्वेशन थी आपकी, ऑप्शन नंबर सी, R3/T² बराबर K, है ना। K आपका क्या रहता है, आपका कांस्टेंट, ठीक है। ये आपकी किसकी इक्वेशन है, केपलर की इक्वेशन है, आप देख लेना। अगला है, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। तो जो स्मॉल जी का मान है वो किस पर निर्भर करता है, हमने कहा था जो स्मॉल जी का मान है वो मास और जो आपकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या, ठीक है, इन दोनों पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से सही कथन है। तो सही कथन आपको बताना है। तो सही कथन आपका क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ध्रुवों पर जो है जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान होगा। तो पृथ्वी से जब ऊपर कोई गेंद फेंकी जाती है तो जी का मान क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। ये हमने इससे पहले चर्चा की थी। तो ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये आपको जो है स्टेटमेंट में भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगला है, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या है। तो समुद्र में उठने ज्वार किसके कारण होता है, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा का जब पृथ्वी पर बल लगता है तो इसके कारण क्या आता है दोस्तों, ज्वार और भाटा, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, 100 किलोग्राम व 10⁴ किलोग्राम की दो वस्तुएं परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित है। 100 किलोग्राम की वस्तु से किस दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो किस क्षेत्र पर होगी दोस्तों, आपका इसका आपका जो है राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, आपका है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1/10 मीटर। अगला है, पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह क्या होगा दोस्तों, उसी कक्षा में परिक्रमा करता रहेगा। कक्ष से स्पर्श क्या क्या जो है इसमें चेंजेज आएंगे। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है, दो द्रव्यमान m1 और m2 जिनके बीच दूरी r है, जो डिस्टेंस r है, के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो नियतांक k का मान है। तो नियतांक k का मान जो है दोस्तों किस पर निर्भर करता है, आपको बताना है। तो ये है केवल मात्रक, ठीक है, मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। द्रव्यमान से इसका कोई मतलब नहीं है। किस पे नहीं है, के का मान जो आपका करेगा सिर्फ मात्रक पर, ठीक है, मात्रक पर जो है डिपेंड रहेगा। द्रव्यमान से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 72 किग्रा है तो चंद्रमा पर उसका क्या भार होगा। तो क्या होगा दोस्तों, चंद्रमा पर जो है उसका सीधा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सीधा 12 किलोग्राम हो जाएगा, है ना, 1/6, ठीक है। तो सीधे हो जाएगा आपका 12 किलोग्राम का। उपग्रह में भारहीनता का कारण है। तो क्या कारण है आपका, उपग्रह की सतह पर शून्य प्रतिक्रिया बल। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जी 8 न्यूटन है। यदि इनके बीच की दूरी पहले की 4 गुनी कर जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो 8 न्यूटन है दोस्तों, कितना होगा सीधा डायरेक्ट, तो ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1/2 सीधी आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, एक द्रव्यमान m दो भागों में m और m-m में टूटता है तो किसी निश्चित दूरी पर पृथक्कृत हो जाता है। इन दोनों भागों के बीच गुरुत्वीय बल न्यूनतम होते हैं तब m और m होगा। तो m और m कितना होगा, तो ये होगा आपका 1/2, ठीक है, सीधे हाफ हो जाएगा। अगला है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r तब उसके गुरुत्वीय त्वरण g का मान तथा गुरुत्वीय नियतांक का अनुपात क्या होगा। g और g इन दोनों का कांस्टेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी ग्रह की सतह पर g का मान निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है द्रव्यमान और त्रिज्या, है ना, जो मास और आपका डिस्टेंस, है ना, जो केंद्र पर जो त्रिज्या है, यहाँ पर जो भी त्रिज्या से यहाँ तक की दूरी है जो आपके आर है, उन पर जो है आपका डिपेंड होता है आपका जो जी का मान, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला है, g/g का मान होता है। तो g/g का मान कितना होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6.8 × 10⁻⁻12, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अगला है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात कीजिए। तो जी का मान आपको ज्ञात करना है, सब सारी चीज़। तो जी बराबर क्या होता है दोस्तों, जी बराबर होता है जी और m1 m2 बटे आपका क्या रहता है एम आर त्रिज्या, ठीक है, आर का स्क्वायर। सारी चीज़ें आपको दे रखी है। तो ये आपका दे रखा है एम ई, ठीक है, ये एम ई रहेगा, अर्थ का दे रखा ना, तो अर्थ का क्या है एम ई। तो बस इसमें जो है दोस्तों आपको इन सभी का मान रखना है, जी का भी, एम ई का भी और आर ई का भी, है ना। जब आप इन सभी में इसका मान रखोगे तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा आपका, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9.83 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह परिणाम निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है। तो यह है दोस्तों आपका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती है तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होगी। तो कितनी होगी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की जो है 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी आपको, ऑप्शन नंबर बी सीधे 129, ठीक है। जब द्रव्यमान की दूरी समान रखते हुए, अर्थात जितनी दूरी पर द्रव्यमान पृथ्वी पर थे पानी के अंदर ले जाया जाता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल कैसे प्रभाव डालता है। तो बताना है आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अप्रभावित रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या यह संभव है कि कोई वस्तु जड़त्व रखती है लेकिन भार नहीं रखती। तो पॉसिबल है, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है, तो बताइए गुरुत्वीय त्वरण निर्भर किस पर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर और साथ में उनके बीच में डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस और द्रव्यमान, है ना, त्रिज्या और द्रव्यमान पर, दोनों पर डिपेंड रखता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, मतलब स्मॉल जी का मान। अगला है बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है घटता है ना, हमने चर्चा की थी। जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो जी का मान घटेगा। जी ई तथा जी पी क्रमशः पृथ्वी तल पर तथा अन्य ग्रह तल पर गुरुत्वीय त्वरण है। ग्रह का द्रव्यमान त्रिज्या दोनों पृथ्वी की तुलना में 2 गुने है। तब आपको बताना है इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जी ई बराबर क्या होगा 2GP, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि दो समरूप गोले केंद्र एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर है। यदि दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है तो द्रव्यमान होगा। तो गोले का द्रव्यमान आपको निकालना है, आपको एम निकालना है। क्या निकालना है आपको, एम, ठीक है। आपके पास जी दे रखा है, जी कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर का क्यूब। ये आपके पास जी का मान दे रखा है, ठीक है। और आपके पास एम निकालना है, तो आपको मान के चलना है m1 और m2 बराबर क्या है आपका m है, ठीक है। आपको द्रव्यमान निकालना है, तो दोनों का द्रव्यमान सेम है, इसलिए आपको m निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, तो सूत्र आपका क्या रहता है दोस्तों, आपका m² बराबर आपका जो है द्रव्यमान क्या दे रखा है, आपका बल दे रखा है कितना, गोले के मीटर दूरी 1 दे रखी है और बल कितना दे रखा है आपका 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 न्यूटन बल का, और नीचे आ गया आपका जी का मान, ठीक है, वो 6.67 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, -11। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्तों m। जैसे आप इसको स्क्वायर हटा दोगे तो ये आएगा यहाँ पर √1/6.67 गुणा 10⁻⁻11, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा लगभग आपका 1.25, ठीक है। तो कहाँ पर है आपका, तो ये है आपका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो 1.225 कितना आएगा, 1.225 के आसपास आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार 90 किलोग्राम है। मंगल पर जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी और द्रव्यमान 1/9 है, तो पिंड का भार क्या होगा। तो जी बराबर आपको पता है दोस्तों GM/RE का स्क्वायर, ठीक है। तो W बराबर आपको दे रखा है दोस्तों 90 किलोग्राम, ठीक है। और फिर आपके पास क्या दे रखा है, जो जी अर्थ है दोस्तों आपका जी, है ना, इसका मान आप सभी को पता है 9.8 है, हमने अभी चर्चा की थी। और जो मास है आपका कितना दे रखा है 1/9, ये आपको यहाँ पर दे रखा है द्रव्यमान मास है। और आर बराबर भी आपको दे रखा है, आर कितनी दे रखी है आपकी आधी है, त्रिज्या कितनी है आधी है 1/2,
ठीक है, सारी चीज़ें दोस्तों आपके पास दे रखी है। तो आपने निकालना है जो जी मार्स, आपने किसका निकालना है, जी मार्स त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण आपका किसका निकालना है, आपको मंगल ग्रह पर आपको निकालना है। तो ये होगा दोस्तों आपका क्या होगा, जी गुणा 1/9 है ना, और बटे में होगा आपका 1/2। ठीक है, तो जब आप इसको निकालोगे 1/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा दोस्तों आपका, जो आएगा क्या आएगा मैं आपको बता दूं इसके बाद, ये आएगा आपका जी गुणा 1/9 बटे में आपका 1/2 का r²। ठीक है, ये आएगा आपका 4/9। ठीक है, तो जी मार्स का आपको निकालना है, कितना है, तो ये आपका जो आया जी, ये आया आपका 49, और जी आपको निकालना है, तो जी का मान कितना होगा दोस्तों, जी का मान आपके पास दे रखा है 9.8 है। तो ये आपके पास कितना है 4/9 गुणा 9.8। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका लगभग 40 किलोग्राम के आसपास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपका जो ग्रेविटेशन से संबंधित है। तो इसमें आपको पढ़ लेना, एक तो आपको केपलर नियम पढ़ लेना है, केपलर, ठीक है, केपलर नियम आपको पढ़ लेना है, और दूसरा आपको जो है ग्रेविटेशन के बारे में जो भी हमने चर्चा की, ये सारी चीज़ें आपको नोट रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब आता है आपकी ध्वनि। अब हम किस पे बात करेंगे, ध्वनि, साउंड, है ना। ये भी आपके टॉपिक के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आपको जो है 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्वनि दोस्तों आपको पता है, ध्वनि 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 है ना, जो भी किसी वस्तु से कोई वस्तु टकराई जाती है तो वहाँ से जो तरंगे उत्पन्न होगी वो आपके कानों तक सुनाई देगी, वही आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, ध्वनि कहलाती है। ठीक है, तो तरंगे जो है ध्वनि में तरंगे जो है कितने प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो रहती है आपकी यांत्रिक तरंगे, है ना। यांत्रिक तरंगे कौन कौन सी है, जैसे जो है जिनको लिए भौतिक माध्यम, ठीक है, भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों के लिए आपको दोस्तों भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, आपको याद रखना है। तो कौन कौन सी आपकी यांत्रिक तरंगे हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है, वाद्य यंत्रों में जो तार लगे होते हैं वो आपकी यांत्रिक तरंगे उत्पन्न करती है ना। और पानी के पृष्ठ पर, जो जल के पृष्ठ पर जो उत्पन्न तरंगे हैं दोस्तों, वो भी आपकी किस प्रकार की तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, तो इसी में आपकी यांत्रिक तरंग में आती है दोस्तों, एक तो आपकी आती है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों जैसे है आपके जो है गर्त और श्रृंगों के रूप में बढ़ती है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग आपने देखी है, गर्त और श्रृंग मतलब ऊपर नीचे आपकी जाती रहती है, जैसे ये आपकी क्या कहलाती है, इस प्रकार से ये जो तरंगे जाती है इन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ये आपके यहाँ पर श्रृंग हो गया, और नीचे वाला भाग इसे क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। दूसरी, इसका जो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल आप देखें, जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जैसे ही आपने जो है देखा होगा कि आपके लेंटर या छत के ऊपर जो है कपड़े सुखाने के लिए एक तार लगाई जाती है ना, तो दोनों साइड से इस तार को बांधा जाता है। जैसे आप इस तार को जो है एक साइड से खींचते हैं तो ये तार ऊपर नीचे कंपन करती है, तो यही आपकी क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दूसरी आपकी आती है दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे भी कुछ इसी प्रकार की होती है जैसे अनुप्रस्थ तरंगे, लेकिन जो दोस्तों इनमें जो है कंपन जो है संचरण की दिशा में समान होता है। किस प्रकार से जाता है, जैसे कंपन इस प्रकार से जाएगा आगे की ओर, ठीक है, इस प्रकार से जो है संचरण की दिशा के समान होगा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है आपका संपीड़न, है ना, और एक होता है आपका विरल। ठीक है, नीचे वाला जो भाग रहता है आपका विरल, ऊपर वाला रहता है आपका संपीड़न। ठीक है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। और ये दोस्तों अनुदैर्ध्य जो तरंग है आपकी, ये आपकी ठोस, द्रव और गैस तीनों में जो यह पाई जाती है, ये आपको नोट करना है। और द्रवों के अंदर, जो द्रव के अंदर है, जो लिक्विड के अंदर है आपका, उसमें कौन सी तरंगे पाई जाती है, आपकी अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ नहीं, अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे आपकी द्रव के अंदर जो साउंड उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों के कारण होती है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगली जो तरंगे आती है आपकी, वो आती है 2nd नंबर की आती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है दोस्तों, जिनके लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी, जैसे आपका प्रकाश तरंगे हो गया, है ना, प्रकाश तरंगे आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और रेडियो तरंगे हो गया आपका, रेडियो तरंगे भी आपकी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक्स किरण तरंगे दोस्तों आपकी, एक्स किरण तरंगे भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। और गामा किरणें तरंगे, गामा किरणें तरंगे भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, ये सारी तरंगे जो दोस्तों आपकी
विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। हमने दो प्रकार की तरंगे पढ़ी, यांत्रिक तरंग जिसके लिए जो है हमें किसकी आवश्यकता होती है, भौतिक माध्यम की, और विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों जिसके लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यांत्रिक तरंग में हमने देखा था अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, दो प्रकार की तरंगे पड़ी थी। और विद्युत चुंबकीय तरंगे दोस्तों जैसे आपका प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, इस प्रकार की तरंगे आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। ठीक है, तो बाकी आपको तरंग दैर्ध्य आपसे दोस्तों तरंग दैर्ध्य आपसे पूछा जा सकता है ना, दो निकटवर्ती गर्तों के बीच है ना, ये कोई आपकी तरंग है, इस प्रकार से ये तरंग है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या आपका क्या कहलाता है, लैम्डा, इसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी है ना, जो कंपन करने वाले कण 1 सेकंड में किए गए कंपन, जैसे ये है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर 1 सेकंड में कंपन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति क्या होता है दोस्तों, आवृत्ति को हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज, जिसे HZ से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जो है नोट करना है। और दूसरी आपको क्या चीज़ याद रखनी है, 1 किलो हर्ट्ज बराबर जो होता है आपका वो 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज किसके बराबर होता है, 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। अब दूसरा आपसे पूछा जाता है दोस्तों टाइम पीरियड, आवर्तकाल। आवर्तकाल आपसे पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब एक बिंदु से यहाँ से यहाँ तक है ना, कोई तरंग है, यहाँ पर कंपन हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका समय लगता है, जो भी आपका टी लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। इसका एक फॉर्मूला रहता है दोस्तों, यहाँ से आपके जो है बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है आवर्तकाल, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। आवर्तकाल बराबर होता है आपका 1 आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति रहती है आपकी, ये आपका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट आएगा। इसे हम डिनोट करते हैं n बराबर 1/t। ठीक है, टी क्या है दोस्तों, आपका आवर्तकाल है, आवृत्ति है ना, ये आपकी आवृत्ति है। आवृत्ति को हम किसी से भी लिख सकते हैं, आप जिससे मर्जी, आपका f से डिनोट करो, s से करो, जिससे जो भी आपको लगे, है ना। तो माना हम क्या करते हैं, इसे आवृत्ति को n से डिनोट करते हैं, n, और आवर्तकाल हमारा t है। तो आवृत्ति बराबर भी क्या होगी, आवृत्ति बराबर भी होती है दोस्तों, ये होता है 1 आवर्तकाल। ठीक है, 1/t, ये आवृत्ति का है और ये आपका आवर्तकाल का है, तो दोनों आपको नोट करने हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब स्पीड आपको पता है, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होती है, स्पीड बराबर आपको पता है दोस्तों, आवृत्ति रहती है, आवृत्ति और आवर्तकाल। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इन्हीं से जो है आपका प्रश्न बनेगा। और इसके अलावा जो है दोस्तों इसमें क्या क्या है, ध्वनि के अभिलक्षण, कौन कौन से जो है साउंड के गुण है, कभी जो आपसे स्टेट में भी पूछा जा सकता है। तो ध्वनि का गुण क्या है दोस्तों, आपका जो तारत्व, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिच। ठीक है, पिच जो है हमें जिसे इंग्लिश में कहते हैं। जैसे जो मनुष्यों में जो है, पुरुषों की जो ध्वनि होती है वो मोटी होती है, इसलिए होती है क्योंकि उसमें पिच जो है कम होता है ना, कम तारत्व की ध्वनि होती है, पिच कम होता है। और जो महिलाओं की जो है दोस्तों ध्वनि जो है पतली होती है, किस कारण होती है, इनकी जो पिच होती है वो कैसी होती है, हाई, जो तारत्व कैसा होता है, अधिक होता है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका एक ग्राफ होता है दोस्तों, है ना, जो जिसकी जो तारत्व जो है कम होगा, जैसे पुरुषों में, उसका ग्राफ इस प्रकार से होगा दूर दूर, और जिसका तारत्व कम होगा जैसे महिला में, उसका ग्राफ जो इस प्रकार की होगी। ठीक है, तो ये अधिक तारत्व वाली ध्वनि है, अधिक पिच वाली ध्वनि है, और ये कम पिच वाली ध्वनि है। तो ये दोनों चीज़ आपको नोट करनी है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा ध्वनि की विशेषता क्या है दोस्तों, लाउडनेस, है ना, प्रबलता। लाउडनेस भी ध्वनि की क्या है, एक विशेषता है। ठीक है, जिसके कारण हम ध्वनि सुन सकते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, क्वालिटी, गुणवत्ता भी ध्वनि की है ना। तो आपसे पूछा गया था नोट और टोन, यही दोस्तों केमिस्ट्री में भी पूछा गया सवाल था कि क्वालिटी क्या है, गुणता, क्वालिटी है। तीसरा ध्वनि का जो विशेषता वो है गुणता, क्वालिटी। जब हम देखो दोस्तों एकल आवृत्ति की ध्वनि सुनते हैं, एकल आवृत्ति की ध्वनि, एकल आवृत्ति अर्थात एकल फ्रीक्वेंसी की ध्वनि हम सुनते हैं, उसे कहते हैं टोन। क्या कहेंगे, उसे टोन कहते हैं। जब हम विभिन्न आवृत्ति का मिश्रण है ना, विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनि सुनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नोट।
ठीक है, नोट कहते हैं, उसे हम नोट कहते हैं। जैसे संगीत में स्वाद स्वर है ना, तो एकल आवृत्ति की जो ध्वनि होगी उसे टोन कहते हैं। और आवृत्तियों के मिश्रण है ना, विभिन्न आवृत्ति कह सकते हैं आप, आवृत्तियों का मिश्रण भी आप कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। जैसे संगीत में 7 स्वर रहते हैं ना आपका, सा रे गा मा पा, है ना, सभी को एक साथ बजाएंगे तो क्या कहलाता है, नोट। और टोन कहलाएगा आपका जो एक चलेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया सवाल था केमिस्ट में। चौथी जो विशेषता है दोस्तों वो क्या रहती है आपकी, तीव्रता, है ना। अगर हम ध्वनि की साउंड जो है तीव्र होगी तो हमें तीव्र सुनाई देगी, कम होगी तो हमें कम सुनाई देगी, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की विशेषता है ध्वनि की जो आपको नोट करनी है। इसके अलावा है दोस्तों विभिन्न माध्यम में जो है ध्वनि की चाल, है ना, डिफरेंट मीडिया में जो है ध्वनि की चाल क्या क्या होती है। तो एक सूत्र है आपका, आवृत्ति बराबर जो है आपका E/D, √E/D। ये भी आपको नोट कर लेना है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये है ध्वनि की चाल, किसी आवृत्ति माध्यम में ध्वनि की चाल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको नोट कर लेना। बाकी विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल दोस्तों आपका यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है ठोस में, उसके बाद ध्वनि की चाल होती है दोस्तों द्रव में, फिर होती है सबसे कम होती है गैस में। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होती है, ठीक है। ठोस आपका इनमें से कोई भी आए और तो सबसे ज़्यादा उसी की रहेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, ये चीज़ आपको नोट करनी है। अगर आपके पास दिया जाता है जैसे आपके पास पीतल है ना, यहाँ पर आपके पास जल, और यहाँ पर आपके पास दिया जाएगा हाइड्रोजन, है ना। इन तीनों में से अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि की चाल किसमें होगी, तो पीतल में ही होगी, क्योंकि पीतल ठोस है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठोस में एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है, फिर निकिल में, फिर स्टील में, फिर लोहा, और फिर पीतल, फिर उसके बाद कांच। ये सारे आपको नोट करने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठोस में क्योंकि बढ़ता घटता क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सारे आपको नोट करना है। द्रव में सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि की चाल किसमें होती है समुद्री जल में, ठीक है। उसके बाद होती है अशुद्ध जल में, फिर होती है इथेनॉल में, सबसे कम होती है मिथेनॉल में, ठीक है। फिर गैस में जो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस में, और फिर उसके बाद हीलियम में, फिर वायु में, फिर ऑक्सीजन में, और सबसे कम सल्फर डाइऑक्साइड में। तो ये उनकी चाल भी दे रखी है, ये आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा ठोस में होती है एल्यूमिनियम में, सबसे कम होती है कांच में। द्रव में सबसे ज़्यादा होती है जल, समुद्री जल, सबसे कम होता है मेथनॉल में। गैस में सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन में, सबसे कम होता है ऑक्सीजन में। तो ये आपको नोट रखनी है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने जो है चर्चा कर ली है। इसके बाद थोड़ी चीज़ और बची है, ध्वनि में थोड़ी चीज़ और बची है जो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले प्रकाश की चाल आपसे पूछी जाती है, तो प्रकाश की चाल सभी को पता है, जिसको नहीं पता है वो भी देख लेना, क्योंकि आसान क्वेश्चन जो है कई बार गलत हो जाते हैं। तो ये प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी कभार जो है इस प्रकार के प्रश्न भी बन जाते हैं और आदमी जो वहाँ पर भूल जाता है। अब देखिए दोस्तों, ध्वनि की चाल पर जो है भौतिक राशियों के क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स, स्पीड है ना, स्पीड पर जो है फिजिकल पैरामीटर्स के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। सबसे देखिए प्रेशर, दाब का प्रभाव। तो प्रेशर का प्रभाव क्या पड़ता है, प्रेशर का जो है दोस्तों ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, है ना। अगर तापमान जो है समान रहेगा, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, तो दाब पर जो है ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, नो इफेक्ट, ठीक है। दूसरा है आपका ताप पर, टेम्परेचर पर। तो ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, आवृत्ति है, वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की आवृत्ति भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ध्वनि की आवृत्ति टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ध्वनि की चाल जो है तापमान के समानुपाती होती है, वर्गमूल के समानुपाती, मतलब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि भी बढ़ेगी। ये आपको नोट रखना है, पूछा जाएगा। अगला है ताप का प्रभाव, हमने देख लिया। तीसरा है आर्द्रता, है ना, आर्द्रता हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम ह्यूमिडिटी। आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की प्रबलता भी बढ़ेगी, है ना, ध्वनि तेज सुनाई देगी। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जब आप सीटी मारोगे तो दूर दूर तक सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में उस टाइम क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है, मतलब क्या रहती है, नमी रहती है ना, पानी के कण उसमें रहते हैं, जिसके कारण जो है ध्वनि हमें दूर दूर तक सुनाई देती है। तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। वायु का प्रभाव, बिल्कुल वायु का प्रभाव, जैसे जिस तरफ वायु का प्रभाव होगा ध्वनि उस तरफ ज़्यादा सुनाई देगी, ठीक है। वायु जिस तरफ ज़्यादा होगी ध्वनि उस तरफ ज़्यादा सुनाई देगी। और पांचवा है दोस्तों आवृत्ति और लैम्डा, तरंग दैर्ध्य, आपकी फ्रीक्वेंसी
और वेवलेंथ, इन दोनों पर ध्वनि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना, इन दोनों पर ध्वनि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज़ें भी आपको नोट रखनी है। तो ये हमने पढ़ दी है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आता है श्रव्यता, है ना। रेंज ऑफ हेयरिंग, रेंज ऑफ हेयरिंग क्या है, सभी को पता है 20 हर्ट्ज से लेकर जो है मनुष्य कितनी ध्वनि सुन सकता है आपका, 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, मनुष्य 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, और जो कुत्ता है दोस्तों वो 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आती है दोस्तों जो ध्वनि की रेंज है, इसमें 3 प्रकार की तरंगें आती हैं। एक आती है श्रव्य तरंगे, ऑडियोबल वेव जिन्हें कहते हैं ऑडियोबल वेव। ठीक है, ऑडियोबल वेव जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें कहते हैं हिंदी में श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे, तो श्रव्य तरंगे क्या होती है दोस्तों, जिन्हें जो हमें सुनाई देती है, ये होती है 20,000 हर्ट्ज से, ये होती है आपकी 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आपकी क्या रहती है, श्रव्य तरंगे। और दूसरी प्रकार की तरंगे, ये दोस्तों श्रव्य तरंगे कहाँ से उत्पन्न होती है, जैसे हम इंसानों से, पशु पक्षियों से, और संगीत के जो भी आपके वाद्य यंत्र है दोस्तों, वो आपकी कौन सी श्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। दूसरी आपकी जो तरंग है वो है आपकी दोस्तों इंफ्रारेड वेव्स। दूसरी तरंगे कौन सी आपकी, वो है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स, इन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में, इन्हें कहते हैं अवश्रव्य, अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे क्या होती है दोस्तों, जो हमें नहीं सुनाई देती। अवश्रव्य तरंगे क्या होती है, जो हमें नहीं सुनाई देती, मतलब 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि है, जो तरंगे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवश्रव्य तरंगे। ये हमें नहीं सुनाई देती है। ये हमें किस पर नहीं सुनाई देती है, इसलिए तो इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे भूकंप आता है ना पृथ्वी के केंद्र में, जो भूकंप आता है उसकी ध्वनि हमें नहीं सुनाई देती है, तो ये किस में आती है आपकी अवश्रव्य तरंगे। ठीक है, जो हमें नहीं सुनाई देती। तीसरी जो तरंगे आती है दोस्तों, वो आती है आपकी पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे आती है आपकी तीसरी प्रकार की तरंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। ये तरंगे दोस्तों जो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से जो ध्वनि ज़्यादा होगी, है ना, 20,000 हर्ट्ज से जो ध्वनि अधिक होगी, वो हमें किस में आती है, पराश्रव्य तरंगे। ये इंसानों को नहीं सुनाई देती, इनकी साउंड जो है बहुत हाई रहती है। ठीक है, बहुत, है ना, बहुत उच्चतम आवृत्ति की रहती है ये तरंगे। ठीक है, जैसे गाल्टन की सीटी और पीजो का विद्युत प्रभाव, इसका एग्जाम्पल है गाल्टन की सीटी। और दूसरा है दोस्तों पीजो का विद्युत प्रभाव, पीजो का विद्युत प्रभाव, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो आता है दोस्तों आपका पराध्वनि के, अब आता है आपका अल्ट्रासाउंड, है ना। आपने अल्ट्रासाउंड पढ़ा होगा, अल्ट्रासाउंड, है ना। इसके क्या क्या उपयोग है, अनुप्रयोग क्या क्या है अल्ट्रासाउंड, इसे दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, पराध्वनि। जो पराध्वनि आपके वो किस किस काम आती है, ये आती है दोस्तों छोटे आकार के पुर्जों को साफ करने में, आप देख लेना, है ना। क्लीनिंग मिनट पार्ट्स ऑफ मशीन, है ना, छोटे आकार के जो पुर्जे हैं उन्हें साफ करने में। दूसरा आता है इनमें इंडस्ट्री में जो है इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है दोस्तों मानव शरीर में जो अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है वो किस, यही ध्वनि होती है आपकी जो पराध्वनि है, इन्हीं के कारण जो है ह्यूमन का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जैसे आपका हृदय में जो आपका किया जाता है, ईसी जो आपका किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है जैसे आपका मशीनों द्वारा जो हॉस्पिटल में किया जाता है ना। तो जो अल्ट्रासाउंड जो पराध्वनि है वो कौन उत्पन्न करता है, आपको एग्जाम्पल है चमगादड़। चमगादड़ आपका कौन सा ध्वनि, कौन सा देख सकता है दोस्तों, चमगादड़ जो है ये उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है किस प्रकार की ध्वनि, जो आपका पराध्वनि है, चमगादड़ इनको उत्सर्जित करता है। किस लिए, अपने शिकार के लिए जो है इनको उत्सर्जित करता है ना। ये क्या होती है दोस्तों आपका, जैसे ये चमगादड़ है, ये जो पराध्वनि आपकी अल्ट्रासाउंड है, इसको जो है छोड़ेगा तो जहाँ पर भी शिकार होगा उससे वापस टकरा कर ये ध्वनि उससे उस शिकार में जाएगी, वहाँ से टकरा कर वापस आएगी और वापस जो है चमगादड़ को सुनाई देगी, जिस कारण वह अपना शिकार पकड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, पराध्वनि निम्न में से कौन उत्सर्जित करता है, तो चमगादड़ आपको याद रखना है। तो लास्ट इसमें टॉपिक है दोस्तों आपका सोनार। ठीक है, ये सोनार आपसे इम्पोर्टेंट है। सोनार क्या है दोस्तों, इसका जो पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है दोस्तों इसका पूरा नाम है। अब हम बात करें दोस्तों, जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो सोनार आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो आपका जल है ना, जल में जो भी पिंड है आपके, जैसे बड़े बड़े पदार्थ है, पत्थर है, उन सभी का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। दूसरा दोस्तों, जल के अंदर जो छिपी चट्टानें हैं उनको पता करने के लिए किया जाता है। घाटियाँ, पनडुब्बियाँ, हिमशैल, जो आपके हिमशैल है ना, बर्फ़ के चट्टान है, उनका पता करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके डूबे हुए जहाज पानी में, इन सभी का पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोनार। सोनार क्या करता है दोस्तों आपका, है ना, इसके माध्यम से क्या होता है, ये पराध्वनि ऊपर से छोड़ता है, तो जो भी यहाँ पर आपका जहाज होगा, कुछ भी आपका होगा, यहाँ से टकरा कर जो है ऊपर वापस जाएगा। यहाँ पर आपका एक लगा होगा क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर, है ना, वो संकेत करेगा कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ से भेजेगा, जहाँ से भेजेगा इसे क्या कहेंगे, प्रेषित, है ना, यहाँ से प्रेषित किया जाएगा और नीचे उस वस्तु पर टकराएगा जो जल में होगी, टकराएगा और ऊपर आएगा। तो जहाज़ों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं फटाफट से इसके प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला है, प्रयोगशाला में एक सरल लोलक 30 दोलन प्रति सेकंड कर रहा है, इससे उत्पन्न तरंगे होगी। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, कौन सी ध्वनि तरंगे इसमें उत्पन्न होगी, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो कौन सी तरंग जो है अभी हमने चर्चा की थी, तो ये है आपकी ध्वनि तरंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी कौन सी है? ऊष्मीय तरंगे, वाई किरण, वाई गामा तरंगे और एक्स किरणें, ये तीनों आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे आपकी नहीं है। ध्वनि तरंगे वायु में तो आपको बतानी है कैसी होती है, ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य होती है। प्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है, तो राइट आंसर आपका क्या है, ठोस और द्रव दोनों में, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों का कंपन तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, तरंग की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। अगला है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तरंग दैर्ध्य। अगला है, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन कितना होगा, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तरंग संचरण की दिशा में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है, इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगे की आवृत्ति होगी, तो कितनी होगी दोस्तों, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका वही होगी जो ध्वनि स्रोत की है ना, इतनी होगी, ठीक है, सेम होगी। अगला है, एक कंपित कण आवर्तकाल 0.01 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति होगी, तो आवृत्ति आपको निकालनी है दोस्तों। राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका, तो आवर्तकाल आपके पास दे रखा है, आवृत्ति आपको निकालनी है, माना आवृत्ति को हम f लिख देते हैं, ठीक है, आवृत्ति f है, सूत्र क्या है, 1 आवर्तकाल t, तो t आपके पास दे रखा है दोस्तों आपका 0.01, ठीक है, 1/0.01, तो बस आपने निकालना है, तो कितना आएगा आपका बराबर 100, है ना, 100 कंपन प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल होता है, तो कितना होता है आपको बताना है, ये होता है 1, ठीक है। अगला है, किस सूत्र द्वारा आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा वाले तरंग की चाल ज्ञात की जा सकती है, तो आवृत्ति बराबर n/लैम्डा, कौन सा होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये होगा, जो चाल बराबर होती है क्या होती है, आवृत्ति तरंग दैर्ध्य, जो v है आपका, v क्या है दोस्तों आपका, v आपका है आवृत्ति तरंग दैर्ध्य और तरंग की चाल, ये चाल है ना, तरंग चाल, v बराबर क्या होगा आपका, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और ये आपकी आवृत्ति होगी, आवृत्ति n, जिसे हमने ऊपर f भी लिखा था, कंफ्यूज नहीं होना, ये होगा n/लैम्डा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, एक तरंग की चाल 330 मीटर सेकंड तथा तरंग दैर्ध्य आपके पास दे रखा है, जो आप चाल दे रखे आपके पास, v दे रखा है, तरंग चाल 3 मीटर है ना, 30 मीटर दे रखा है, 30 मीटर सेकंड, और आपके पास लैम्डा दे रखा है आपके पास 3 मीटर, तो आवृत्ति आपसे पूछी है, मतलब f बराबर आपसे पूछा है, f या n आप जिसे कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, तो क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर आप क्या कहें, जो आपकी जो आवृत्ति रहेगी वो आपका v/ क्या रहेगा, लैम्डा, ठीक है। तो कितना दे रखा है आपके पास, 330/3, तो 11×3 = 33, कितना आएगा आपका 110, कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा प्रश्न है। अगला है, 600 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्रोत वायु में ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहा है, जिसका वेग 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी, तो कितनी होगी आपको बताना है, इसका राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास
आवृत्ति दे रखी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपके पास दे रखी है 300, है ना। आवृत्ति हर्ट्ज ये दे रखा है आपके पास 600, ठीक है। और क्या दे रखा है दोस्तों, जो आवृत्ति जो है एफ आपके पास दे रखा है 600, ठीक है। और वेग आपके वी आपके पास दे रखा है 300 मीटर। अब आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है दोस्तों वी अपॉन आवृत्ति अपॉन फ्रीक्वेंसी। लैम्डा बराबर होता है जो आपकी चाल होगी, तरंग दैर्ध्य की चाल होगी, उसके बटे में होगा आपका जो आपकी आवृत्ति होगी, है ना। जो आपका तरंग दैर्ध्य हो गए वो आपकी चाल बटे जो आपका एफ रहेगा आवृत्ति 600, ठीक है। कितना है, तो ये फ्रीक्वेंसी दे रही है, जो चाल आपकी दे रखी है कौन सी, वेग जो आपका दे रखा है वेग, वी क्या है वेग, ठीक है। वी आपको दे रखा है 300 बटे आपका दे रखा है 600, तो ये आएगा आपका 0.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद द्रव में होती है, फिर उसके बाद लास्ट में गैस में होती है। तो अभी हमने चर्चा की थी। अगला है श्रव्यता की परास से कम आवृत्ति की तरंगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अवश्रव्य, है ना। अभी हमने इसके बारे में, है ना। पराश्रव्य इनकी ध्वनि जो है 20,000 से अधिक होती है, ठीक है। अपश्रव्य जिनकी 20 से कम होती है, ठीक है। तो ये आपने नोट करनी है, ठीक है। तो ये ध्वनि की चाल है, आपको नोट करनी है, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला है श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्तियों की तरंगे, अभी हमने कहा था, तो क्या कहते हैं, पराश्रव्य। श्रव्यता मतलब शून्य से अधिक क्षमता जिस होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति जो है दोस्तों उच्च होती है ना, हाई होती है, जो फ्रीक्वेंसी हो बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की तीव्रता जो इसे कहते हैं। अगला है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 1/10 सेकंड। अगला है एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नली में बार बार परावर्तन द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, इस तकनीक को कहते हैं, तो इस तकनीक को क्या कहते हैं, हमने कहा था इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। आपने देखा होगा ईसीजी, जिसे क्या कहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ईसीजी जो हृदय की क्या करवाते हैं, ईसीजी इकोकार्डियोग्राफी। तो अगला है निम्न में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, अभी हमने इससे पहले चर्चा की थी। वायु में जो ध्वनि तरंगे है वो किसका एग्जाम्पल है, आपका अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करता, तो कौन नहीं करता, आपका ऑप्शन नंबर सी। स्प्रिंग में खींचकर छोड़े जाने से इसमें जो है अनुप्रस्थ तरंग गमन नहीं करता, ठीक है। बाकी ये तीनों अनुप्रस्थ तरंगों के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, ठीक है। आवृत्ति आपके पास दे रखी है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आपके पास दे रखी है एफ बराबर 120 हर्ट्ज, और तरंग की चाल वी बराबर आपके पास दे रखा है 480। तो तरंग दैर्ध्य आपको पता है वी अपॉन लैम्डा, तो वी आपके पास दे रखा है 480 अपॉन लैम्डा 120, तो 12 चौको 48, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती है दोस्तों, आपका अनुप्रस्थ तरंगे किसमें, हमने देखा था अनुप्रस्थ तरंगे किसमें बनती है, केवल ठोसों और जल के तल पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 1 सेकेंड इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल दे रखा है, टाइम पीरियड टी बराबर दे रखा है आपका 0.05, ठीक है। उसकी आवृत्ति बराबर आपको निकालने हैं, तो 1/t जो है इसका फॉर्मूला है, तो कितना रहेगा आपका राइट आंसर बताना है आपको, तो 26 है इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है आपका ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 20। अगला है यदि प्रकाश तरंग की चाल 3 × 10⁻, चाल दे रही है v बराबर 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, है ना। आवृत्ति भी दे रखी है आपकी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी 5 × 10⁻14,
ठीक है। तो तरंग दे दिया, तो आपको पता है लैम्डा बराबर क्या होता है, v अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो v आपके पास कितना दे रहा है, 3 गुणा 10⁻8 गुणा 10⁻14। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्तों आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 गुणा 10⁻−7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो ये भी आपको नोट करनी है। तो बिल्कुल है। अगला है वायु में दो तरंगों की तरंग दैर्ध्य का अनुपात 3:5 है। तरंगों की आवृत्ति, तो आपको पता है जो ध्वनि है उसमें तरंग और तरंग दैर्ध्य इन पर सेम रहता है, तो ये सेम ही रहेगा 3:5। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। इससे पहले भी हमने चर्चा की है दोस्तों। तो कितना रहेगा है, इसका रहेगा सेम नहीं रहेगा, कितना रहेगा ये 5:3। ठीक है, कितने में रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तरंग और आवृत्ति उल्टा दे रखा ना, तरंग की तरंग दैर्ध्य का अनुपात 3:5 है, तरंग 5 और आवृत्ति 3, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, अगला है एक रेडियो प्रसारण केंद्र से 40 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रसारित होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास दे रखी है 40 मेगाहर्ट्ज, है ना। अभी तो चुंबक की तरंग की चाल भी आपके पास दे रखी है, तरंग दैर्ध्य आपको निकालना है, तो आपको पता है v अपॉन लैम्डा। ठीक है, वी आपके पास दे रखा है दोस्तों, आपका फ्रीक्वेंसी आपके पास दे रखी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वी आपके पास दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास 3 गुणा 10⁸ और आपके पास क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपके पास 40। ठीक है ना। तब आपको निकालना है 40 मेगाहर्ट्ज, है ना। अगर हर्ट्ज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 40 गुणा 10⁶ हर्ट्ज। एक मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलोगे तो गुणा करना पड़ेगा 10⁶ हर्ट्ज। बस आपने इसको फॉर्मूला रखना, आपको पता है जो लैम्डा बराबर क्या होता है, v अपॉन तरंग दैर्ध्य बराबर होता है v अपॉन f फ्रीक्वेंसी, है ना। चाल बराबर फ्रीक्वेंसी आपको बताना है कितना है, 3 गुणा 10⁸ बटे 40 गुणा 10⁶। जब आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7.5 मीटर आपका आंसर आने वाला है। अगला है एक कंपित वस्तु 1 सेकंड में 240 कंपन करती है। वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकंड है। कंपित वस्तु के द्वारा तय किए गए 15 कंपनों में ध्वनि कितनी दूर जाएगी। तो इसका आपको बताना है, ये क्या दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, कितना दे रखा है 15 एक सेकंड में कितना देगा दोस्तों आपका 240। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी दे रखी है 210 दे, तो कितना दे रखा है आपका एक सेकंड में 240, ये क्या दे रखा है, तो ये होगा दोस्तों आपका जो टोटल हम जो इसे करें तो ये कितना होगा, 15 कंपनों में आपको अगर निकालनी है तो 15 कंपनी कितना होगा, तो 15 गुणा 1 अपॉन आपका जो भी है दे रखा है आपका 240। ठीक है, ये बराबर जो आएगा आपका 1/16। ठीक है, आपसे पूछा किस में गया है, तो चाल बराबर कितना दे रखा है दोस्तों आपका 320। चाल कितनी दे रखी है 320, तो चाल बराबर आपका दे रखा है चाल बटे जो भी आपका ये आया यहाँ पर, है ना। कंपनों में जो लगा समय है तो ये आपका 1/16 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 20 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, एक चित्र आपको दे रखा है, इन दोनों के बीच में आपको लैम्डा निकालना है। तो ये भी सिंपल सा है बिल्कुल, v बराबर आवृत्ति आपको निकालना है, v बराबर आपका लैम्डा अपॉन जो फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। तो कितना दे रखा है 4 मीटर आपका दे रखा है, और आपके पास कितना दे रखा है दोस्तों, समय आपके पास दे रखा है कितना 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको निकालने थे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर आएगी, जो लगभग कितना है 8 मीटर आएगा। इसका बराबर कितना है 8, तो आपको किस पे पूछा गया है 4 मीटर के लिए, तो 8 गुणा 4 तो कितना आएगा 32, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं तो किससे मापते हैं, आपको पता है डेसिबल से भी मापते हैं, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो आपने अगर आईपीएल देखा होगा तो उसमें जो है जैसे ही 6 लगते हैं तो साइड में क्या आता है DB 125 DB 127, तो डेसिबल में मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 30 सेंटीमीटर दे रखा है और v बराबर 3 गुणा 10⁸ दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी बराबर क्या रहती है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर दोस्तों जो क्या रहती है आपको बताना है, फ्रीक्वेंसी बराबर रहता है आपका v अपॉन लैम्डा। ठीक है, यही तो रहेगा, यही रहेगा। तो आपका कितना दे रखा है, ये सेंटीमीटर है, जब आपको मीटर में बदलोगे तो आएगा 0.30 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आएगा 3 गुणा 10⁸ बटे 0.30। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों आपका
इसका राइट आंसर आएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कितना आएगा ये आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, आप जो है इसे कमेंट कर देना, यह जो है कितना आएगा। अगला है एक वस्तु प्रति सेकंड, ये कितना आएगा 10⁻9। ठीक है, इस इतने हटर जाएगा ये, तो आपको बताना है कितना आएगा। अगला है एक वस्तु प्रति सेकंड 55 कंपन कर रही है तथा ध्वनि का वेग 330 तरंग दे रहे। फिर से आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा ये आपको कमेंट में करना है दोस्तों, बस लैम्डा आपको निकालना है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, एक स्वरित्र की आवृत्ति 250 कंपन से है, स्वरित्र से उत्पन्न तरंग का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल आपको निकालना है, टाइम पीरियड आपको निकालना है। तो टाइम पीरियड आपके पास कितना दे रखा है दोस्तों, आपका टाइम पीरियड आपको निकालना है, कितना आएगा, तो टाइम पीरियड बताना है आपको, सेकंड से आपको बतानी है, तो ये आएगा दोस्तों आपका आवृत्ति 250 कंपन से है, तो ये आएगा दोस्तों आपका टाइम पीरियड 1 आवर्तकाल कितना है 250, तो बराबर कितना आएगा 0.04 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई 2 मीटर है, 100 हर्ट्ज की ध्वनि तरंग की लंबाई मीटर में होगी, तो कितनी होगी दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी 2.5। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये आप सॉल्व कर लेना। अगला है एक कण 20 सेकंड में 10 कंपन करता है, तो 20/10, तो आवर्तकाल बराबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड होगा, कितना होगा आपका 2 सेकंड। अगला है दोस्तों कि निम्न आवृत्तियों वाली तरंगों में कौन सी तरंग मनुष्य को नहीं सुनाई देती, जो मनुष्य का किससे सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेकर आपका 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है ना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच जितनी भी ध्वनि आती है वो मनुष्य सुन सकता है, 20 से कम मनुष्य नहीं सुन सकता, ऑप्शन नंबर ए। वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 1.5 गुना होता है, तो कौन सा होगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, जब ध्वनि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो बदलता है, तो क्या बदलता है लैम्डा। ठीक है, विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या बदलेगा आपका, लैम्डा बदलेगा। अभी हमने इससे पहले इसके बारे में बात की थी। चमगादड़ निम्न में से किस आवृत्ति ध्वनि को सुन सकता है, तो चमगादड़ में क्या होती है, पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि क्या रहती है, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहती है ना, इससे ज़्यादा जो ध्वनि रहती है उनको सुन सकता है आपका चमगादड़, ऑप्शन नंबर बी। अगला है किसी ध्वनि स्रोत से 550 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति 500 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुनता है, तो आदमी के कान तक पहुंचने वाली 2 संपीड़ों में समय अंतराल आपको निकालना है। तो टाइम पीरियड बता 1/f। ठीक है, तो कितना दे रखा है 1/500 हर्ट्ज। ठीक है, ये दे रखा है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो कितना आएगा जब आप सॉल्व करोगे 0.002, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न दोस्तों आपके पास दे रहा है किसी माध्यम में चलने वाली 2 यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति का अनुपात 3:4 है, तरंग दैर्ध्य का अनुपात आवर्तकाल का अनुपात कितना होगा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4:3 और 4:3 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है एक मनुष्य 900 मीटर दूरी पर स्थित सीटी की ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी मिलाता है, उसकी घड़ी में कितना दोष रहेगा, कितना रहेगा, तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी 3 सेकंड। ठीक है, अगला है स्वरित्र को कंपित करने पर उत्पन्न तरंगे किस रूप में बढ़ती है, तो किस रूप में बढ़ेगी आपका, ऑप्शन नंबर ए। रबर की अपेक्षा स्टील में ध्वनि संचरण शीघ्रता से होता है, क्योंकि स्टील रबर से अधिक प्रत्यावस्थ है ना। स्टील में क्या हो दोस्तों, स्टील जो है आपका इसमें जो है कण बहुत पास रहते हैं। ठीक है, स्प्रिंग को खींचकर छोड़ने पर इसमें कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि को यांत्रिक तरंग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि संचरण में माध्यम एक दूसरे में ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, अगला है ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिक होगी, ध्वनि की चाल इनमें से किसमें अधिक होगी दोस्तों, और यह प्रश्न आपके लिए कैसा है 55, यह आपके लिए क्या है, होमवर्क है, यह आप में कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है। तो ये हमने दोस्तों ध्वनि जो आपकी साउंड है और गुरुत्वाकर्षण नियम, तो दोनों हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर जो है
3-4 नंबर का ये पोर्शन है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो यदि दोस्तों आपको लगता है कि कहीं पर त्रुटि हुई है तो आप कमेंट में ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर भी ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।